जी हाँ दोस्तों, नीतीश ने तो गजब कर दिया। कहा तुम अपना चला लिए, अब हमको नहीं रोक सकते। स्पीकर चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी को नीतीश की दो टूक। जेडीयू में आ रहे 10 नए एमएलए, नए साल पर नीतीश का बड़ा खेला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार एक तरीके से मजबूरी का घूंट पी करके अपने आने वाले 1 महीने बाद की स्थिति के खेले पर काम कर रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार ने बाकी बचे हुए 6 पदों पर किन किन को मंत्री बनाने का फैसला किया है, और यह क्यों कहा जा रहा है कि वो लोग मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश ने फैसला किया है जो कि अभी जेडीयू के विधायक तक नहीं है। तो आखिर कौन है ये लोग? क्या जो 10 नए एमएलए नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ में जुड़ने जा रहे हैं उनमें से होंगे? आखिर चल क्या रहा बिहार के अंदर, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर के चुनाव के बाद में नीतीश ने अपनी पार्टी के खास लोगों को ऐसे संकेत क्यों दिए? विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों। 2 घटनाएं बिहार में 2 दिसंबर, यानी कि पहले से ही इस 2 दिसंबर के लिए फिक्स था कि विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, और प्रेम कुमार को लेकर के सहमति एक तरीके से हो चुकी थी। चाहते हुए ना चाहते हुए नीतीश कुमार ने हामी भर दी थी। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर जब ये चुनाव की प्रक्रिया हुई और चुनाव के बाद, वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं। मगर दोस्तों, इस बीच में कहा जा रहा है कि अब चूंकि विधानसभा के स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी है, नए स्पीकर मिल गए हैं, इसलिए अब नीतीश कुमार आने वाले दिनों में, और जिसकी तारीख बताई जा रही है कि क्रिसमस डे के बाद, यानी कि नए साल पर 1 जनवरी को या फिर 14 जनवरी हो सकता है, जो आमतौर पर नीतीश कुमार के लिए किसी भी तरह के खेले के लिए जाना भी जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे बिहार की राजनीति में राजनीतिक पंडित अभी से उसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको बताया था लगातार कुछ शोज में कि कैसे नीतीश कुमार ऑपरेशन लोटस या फिर शाह के इशारे पर सम्राट की उन तमाम तरकीबों को, ताने बाने को, उस मकड़ जाल को ध्वस्त करते जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी, जो कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है 89 सीटों के साथ, अब उसके काउंटर के तौर पर बीजेपी की कोशिश यह थी कि किसी तरीके से सेंचुरी तक 100 के आसपास का आंकड़ा अपने पार्टी का कर ले। और जब नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी थी तो उन्होंने इसे धराशायी करते हुए ऐसा स्पेस ही नहीं बिहार में छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी या ऑपरेशन लोटस उसमें 89 से 3 विधायक भी या 2 विधायक भी बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने अपने कुछ खास लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ में लगा दिया, और जिसमें कुल इस वक्त जो तादाद बताई जा रही है वो 10 एमएलओ की, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी में या तो शामिल होंगे या नीतीश कुमार के साथ में जुड़ रहे हैं, और उन 10 में से कुछ नीतीश कुमार उनको इनाम के तौर पर मंत्री पद भी देंगे। ये दोस्तों बीते 2 दिनों के जो घटनाक्रम है उसमें से चन कर जो खबरें, जिनका रसूख, जिनकी पहुंच नीतीश कुमार के खास सूत्रों तक है, उनसे निकल कर आ रही है। दोस्तों, आपको अंदर की एक और खबर दिखाते हैं कि इसी महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे। आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड के कोटे के 6 मंत्री पद को भरने की तैयारी जो है खाली है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री को मिलाकर के अधिकतम 36 मंत्री बिहार में बन सकते हैं। नीतीश मंत्री परिषद में अभी 9 पद खाली हैं, जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3। एनडीए मंत्री परिषद में मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से 17, जेडीयू के पास 15, सीएम मिलाकर के एलजेपी 2, हम मांझी की और आरएलपी को 1-1 मंत्री पद है। इस हिसाब से बीजेपी के 3 और जेडीयू के 6 मंत्री बनने जा रहे हैं। बात बीजेपी की नहीं, बात अभी मैं सिर्फ जेडीयू की कर रहा हूं। अभी आप देखें कि जेडीयू के ब्रजेंद्र प्रसाद यादव के पास में 5 मंत्रालय, विजय चौधरी के पास में 4, श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास में 2-2 विभाग हैं। बीजेपी के कोटे के मंत्री विजय सिंह, मंगल पांडे, नितिन नवीन, अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 है। ऐसे में नए मंत्रियों के पास इनमें से कुछ विभाग भी जाएंगे।
यानी कि जो मंत्री बने हुए हैं, जिन मंत्रियों के पास में जो जो विभाग हैं, वो इस बात पर खुश मत रहे आलती पालती मार के बैठ करके कि साहब ये सारे के सारे मंत्रालय उन्हीं के पास में रहेंगे, क्योंकि जो नए मंत्री बनेंगे इनमें से कुछ विभाग उनके पास भी जाएंगे। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है नीतीश ने। अब नए चेहरों में मतलब अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी से जो नेता जेडीयू के साथ में आने वाले हैं या सोच रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने अब देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना था, गृह मंत्री लेना था ले लिया, कोई बात नहीं, स्पीकर पद लेना था ले लिया, कोई बात नहीं। अब जो असली खेला बिहार में होगा, बड़ी मध्यम आंच पर जो नई खिचड़ी पक रही है उसको दस्तरखान तक लाए जाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले पक तो जाए। अब ऐसी स्थिति में बिहार में बीजेपी वर्सेस जेडीयू अंदर खाने भी है इस मुद्दे पर कि अपनी पार्टी में कौन, जेडीयू या बीजेपी, इस प्रतिस्पर्धा में कौन आगे निकलेगा विधायकों की संख्या को बढ़ा करके। तो नीतीश ने अपनी पार्टी के अपने भरोसेमंद उन 3 चेहरों को आश्वासन तो दे दिया कि साहब जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी इसी बीच में हमें करना है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जब स्पीकर का चुनाव हुआ और उसके बाद में नीतीश कुमार ने अपने खास भरोसेमंद को एक बार फिर से संकेत पहुंचा दिया और उस भरोसेमंद के जो भरोसेमंद सूत्र हैं वहां से खबरें हमें तक आई। मगर दोस्तों जल्दी से आपको बता देता हूं कि जो दूसरी घटना जो बड़ी दिलचस्प भी रही बिहार विधानसभा के अंदर की, स्पीकर पद का जब चुनाव और उसके बाद की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही, जो तस्वीरें आई चुनावी प्रक्रिया के बाद प्रोटेम स्पीकर ने नए स्पीकर प्रेम कुमार के नाम की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेम कुमार को लेकर विधानसभा के मुख्य आसन तक पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ नीतीश हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं, बीच में नए स्पीकर प्रेम कुमार हैं। नीतीश स्पीकर के दाहिनी तरफ और तेजस्वी बाएं तरफ खड़े हैं। तभी बीच में नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों से कहा कि अनुरोध करूंगा जरा खड़ा होकर के अध्यक्ष जी को प्रणाम दीजिए। कुछ विधायक उठने में कुछ देरी कर रहे थे, कुछ सेकंड बैठे रहे, तो नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज में थोड़ा मजा भी लिया, खड़ा हो ना भाई, बस इतना कहना था कि सदन में ठहाके भी गुजे, हल्का फुल्का माहौल हुआ। तभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रेम कुमार को प्रणाम किया और उन्हें हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। मगर दोस्तों इन तमाम चुटीले अंदाजों के बीच में, हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच में, एक बहुत ही साधारण तस्वीरों के बीच में, विधानसभा के अंदर सब कुछ शांति तरीके से सब कुछ हो रहा, इन तमाम चीजों के बीच में पर्दे के पीछे से एक जो वो खेल है, जिस खेल के पटल पर आने की तैयारी इस वक्त जोरों पर है और जिसे मकर संक्रांति के टाइम पर कहा यह जा रहा है कि होगा। मैंने आपको एक शो में बताया था कि क्या गुणा गणित है नीतीश की पार्टी का नंबर 1 पार्टी बनने का, क्योंकि नंबर 1 तो दोस्तों बीजेपी है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशें जो कर रही है पर्दे के पीछे तो वो कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक सांकेतिक तौर पर यह कह दिया कि साहब उनको जो करना था कर लिए, अब हमें जो करना है करेंगे और कोई भी हमें इन तमाम चीजों से रोक नहीं सकता। दोस्तों नीतीश कुमार के पास है 85 विधायक और बीजेपी के पास है 89 विधायक, यानी कि 4 विधायक बीजेपी के पास नीतीश से ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत साधारण सा दोस्तों, ये सबके सामने की स्थिति है कि एक बीएसपी का विधायक हो गया, एक आईआईपी वाले जो इंडिया गठबंधन में है, जो कि विचलित हैं इस वक्त, इधर उधर जाने की तलाश में है, क्योंकि वहां रहकर एक विधायक लेकर विपक्ष में से भी करेंगे भी क्या, सत्ता पक्ष के साथ में आ जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मंत्रिपरिषद मिले ना मिले कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। दूसरी तरफ तो आईआईपी और बीएसपी, इन विधायकों के पीछे जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी इनसे गुणा गणित के साथ में बातचीत करने की, ऐसी रिपोर्ट 1 दिसंबर को यह सामने आई कि लगभग यहां पर बातचीत अंदर खाने फाइनल हो गई। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिनके 5 विधायक है और जिन्होंने पहले भी कहा था कि साहब हम तो बीजेपी के साथ कयामत के दिन तक कभी जाने की सोच नहीं सकते, लेकिन विधायक सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे ये नहीं कह सकते ना। लेकिन दोस्तों चूंकि एंटी बीजेपी धुरी पर ओवैसी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है लोगों का भरोसा लेकर, इसलिए बीजेपी के साथ तो वो भी नहीं जाएंगे, मगर जेडीयू के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है,
पहले भी कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार को समर्थन दे सकते हैं, एनडीए सरकार को, लेकिन नीतीश कुमार को, उसमें बीजेपी के लिए नहीं। ऐसे में और इनकी पार्टी के 4 विधायक पिछली बार तो गए ही थे आरजेडी के साथ में, और आरजेडी और जेडीयू की नीतिगत स्थितियों में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव या फर्क नहीं दिखता है। हां, कुछ राजनीतिक मजबूरियों और मोदी शाह के दबाव में जरूर, चूंकि आरजेडी जेडीयू गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए कई मौकों पर जो कि एंटी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक विरोधी भी फैसले होते हैं, उसमें बीजेपी के साथ, मोदी शाह के साथ में नीतीश को खड़ा होना पड़ता है। लेकिन विचारधारा लगभग दोनों ही समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवैसी के उन 4 विधायकों ने एक बार फिर से उस स्थिति को लाने के बारे में सोच लिया जो स्थिति आरजेडी के साथ वो लोग लेकर के आए थे। अब जहां तक बात है कांग्रेस के 6 विधायकों की, कांग्रेस के 6 विधायकों का कांग्रेस में होना ना होना, विपक्ष में रहना ना रहना, ये बराबर है। और चूंकि हर राजनेता को अपने भविष्य को लेकर, अगले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंता होती है। इतनी चिंता कि उसे मंत्री पद मिले ना मिले, इससे ज्यादा चिंता कि इस बार तो हम जीत गए, अगले बार के लिए क्या कुछ करना है। और उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। कहीं अगले बार पार्टी आलाकमान मेरा टिकट तो नहीं काट देगी, पार्टी को कैसे खुश रखना है, और अगर काट देगी तो मैं दूसरी जगह प्लान बी क्या लेकर के चलूंगा, इस बात को लेकर के एक्सरसाइज रहती है उनकी। दूसरी, अगले चुनाव को लड़ने के लिए कितने पैसों की जरूरत हो सकती है, इस बात से 25% ज्यादा, तो फिर उन पैसों का इंतजाम अभी से हमें करना है, और उनके पास में जो स्थितियां उसमें वो करते हैं। और तीसरा दोस्तों, जो मेरे वोटर रहे हैं, उन वोटरों का भरोसा मुझसे टूटने ना पाए, उनका जमावड़ा मेरे साथ में रहे, और नए वोटर हम कितने जोड़ लें। जाहिर तौर पर इन तीनों बिंदुओं को लेकर के हर राजनेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने गुणागणित को करता है। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, एक एक से बड़े बड़े नेता सुबह इस पार्टी में थे, शाम में उस पार्टी में चले गए। मैं पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव की एक बात आपको बताता हूं कि वहां पर कैसे एक नेता, जो कि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो रहा था 5 बजे, और उससे ठीक पहले आकर के कांग्रेस पार्टी के मंच पर आकर के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसी स्थितियां भी हमने देखी हैं। कुछ ऐसे नेता जो चुनाव ऐलान होने के फौरन बाद अपनी पार्टी का दामन छोड़कर, उनको लगा कि पत्ता कट सकता है, टिकट नहीं मिलेगा, छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ गए। तो ऐसी तमाम स्थितियां कांग्रेस को लेकर के जो एक असमंजस की स्थिति थी, अब बिहार के राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 6 में से 2 तो नहीं टूटने वाले, 4 के टूटने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और अगर इन लोगों को देख लिया जाए, यानी कि 4 और 4 ओवैसी 8, आईपी और बीएसपी 10 बनते हैं। और अगर वाकई ऐसा हो गया तो जिस 89 पर बीजेपी खड़ी है, सीधे 95 पर पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। और अगर ये 10 आ गए तो फिर आने वाले 4 साल, 5 साल अभी तो पड़े हुए हैं, सेंचुरी भी पूरी कर सकते हैं नीतीश कुमार। और फिर कोई ऐसा गुणागणित हुआ जिसमें एक बार फिर से नीतीश को अपने उस प्लान बी, जो हमेशा उन्होंने कारपेट के नीचे दबा करके रखा होता है, जो आपने देखा कई बार तेजस्वी के साथ गए आए सारी चीजें, उस प्लान बी को भी कभी भी एक्टिव वो कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। हालांकि मैं उस पर भी फिलहाल नहीं कहूंगा, क्योंकि नीतीश और जेडीयू इस वक्त भले ही अंदर खाने बीजेपी से नाराजगी, बहुत सारी सेटिंग ना बैठ रही हो आपस में, बहुत सारी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, लेकिन बीजेपी और नीतीश का मिलन इस वक्त दोनों के हित के लिए है। इसलिए फिलहाल अभी तो नीतीश, फिलहाल अभी कम से कम 1 साल नीतीश कहीं आने जाने की तो सोच भी नहीं रहे हैं, जब तक कि कोई ऐसा बड़ा एजेंडा, बड़ा मुद्दा या बड़ा संकट बीजेपी और नीतीश के बीच में ना आ जाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखें।